हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग अपना जो हमने शेयर फोर फीचर का टॉपिक स्टार्ट किया था उसे हम लोग अपना आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज वाले शेयर कैपिटल के लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, कि भाई जो शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर दिए, जो शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर दिए, अगर हम उन शेयर्स को आगे रीइशू कर दें तो क्या एंट्रीज पास होनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए मैं पहले आपको यह बता दूं कि फोरफीचर की एंट्री होती क्या थी। जब आप शेयर्स को फोरफिट करते थे तो आप क्या एंट्री पास करते थे। आप एंट्री पास करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये एंट्री मैंने आपको सिखाई थी कि आपने पास करनी है जब आप अपने शेयर्स को फोरफिट करते हैं, बीइंग शेयर फोरफिटेड। तो कुल मिलाकर लॉजिक ये है कि शेयर फोरफिट होने पे ये एंट्री पास होती थी, जिसमें शेयर कैपिटल के अंदर आप वैल्यू डालते थे कॉल्ड अप वैल्यू। और कॉल्ड अप वैल्यू से मेरा क्या मतलब है कि कितना पैसा आपने मांगा। एसपीआर को आप डेबिट तब करते थे जब प्रीमियम आपको नहीं मिला, तो प्रीमियम नॉट रिसीव। अगर प्रीमियम मिल गया है तो कुछ नहीं करना। कॉल इन एरियर के अंदर आती थी अनपेड वैल्यू, मतलब जितना हमें नहीं मिला। और शेयर फोरफीचर के अंदर आती थी पेड वैल्यू। ऑल्दो हम जब अपना क्वेश्चन करते हैं तो हम शेयर फोरफीचर में वैल्यू बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। इतनी बात में मैंने आपको एक की स्किल और बता दिया था, और वो की स्किल आपका ये था कि शेयर कैपिटल की बात हो रही हो या शेयर फोरफीचर की बात हो रही हो, इन दोनों अकाउंट के अंदर कभी भी प्रीमियम नहीं आता। मतलब इन दोनों के अंदर कभी आप एंट्री पास कर रहे हैं तो प्रीमियम के बिना करेंगे, राइट। ये बात आपने अपने फोरफीचर के अंदर पढ़ी थी। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब आपके ये शेयर फोरफीचर वाले शेयर रीइशू होते हैं तो हमें क्या करना होता है। रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, तो इसमें लिखेंगे द शेयर्स विच आर फोरफिटेड बाय द कंपनी, द शेयर्स विच आर फोरफिटेड बाय द कंपनी can be reissued to some other shareholder and if any gain arises then such gain should be transferred to capital reserve account। कहते हैं अगर कोई गेन अराइज हो जाता है तो उस गेन को आपने ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। नोट्स आप लोग जो साथ साथ बनाते हुए चलना, ताकि जब मैं समझाने लगूं तो आपके पास ये चीजें पहले से नोट आउट रहे। जो शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर दिए, उन शेयर को कंपनी रीइशू कर सकती है किसी अदर शेयर होल्डर को, और अगर उन पे रीइशू करने पे आपको कोई फायदा होता है, कोई गेन होता है, उस गेन को आपने ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, राइट। एंट्रीज पास कैसे होंगी उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज, फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड। फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड। पहली एंट्री, व्हेन शेयर्स रीइशूड। जब शेयर रीइशू होते हैं क्या एंट्री पास होगी। एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमारी पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग फोरफिटेड शेयर्स रीइशूड। ये एंट्री हमारी बनती है। अब बैंक के अंदर क्या वैल्यू डालनी है, जितने शेयर आप रीइशू कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, कि कितने प्राइस पे कर रहे हैं। और शेयर कैपिटल के अंदर वैल्यू डालनी है जितने शेयर आप रीइशू कर रहे हैं
मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। अगर ऐसा करने के बाद, एंट्री पास करने के बाद आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में बचती है तो वो बचेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से, राइट। और मान लीजिए अगर गलती से आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में बच जाए तो वो आपकी बचेगी एसपीआर के नाम से, एसपीआर के नाम से। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है जो मैं बता रहा हूं, अब डेबिट साइड में आए या क्रेडिट साइड में आए, दोनों में से किसी एक ही साइड में आएगी। डेबिट साइड में आए तो फॉरफीचर के नाम से आएगी, क्रेडिट साइड में आए तो एसपीआर के नाम से आएगी, ठीक है। यहां पे हमने जो ये बात करी कि शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू इनटू पेड अप वैल्यू डालेंगे, इस पेड अप वैल्यू के साथ आप एक स्टार डालेंगे, पेड अप वैल्यू के साथ आप एक स्टार डालेंगे और स्टार के लिए नीचे एक नोट लिखेंगे, स्टार के लिए नीचे एक नोट लिखेंगे। वो नोट ये है, फॉलोइंग केसेस ऑफ पेड अप वैल्यू कैन बी देयर। इसका मतलब पेड अप वैल्यू के ये केसेस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला केस अपना होता है अगर क्वेश्चन है साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने क्या करना है, आपने कॉल्ड अप वैल्यू को ही पेड अप वैल्यू मान लेना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने कॉल्ड अप वैल्यू को ही पेड अप वैल्यू मान लेना है। इसका मतलब क्या है वो समझ लें। कॉल्ड अप वैल्यू आपने कहां पढ़ा है? कॉल्ड अप वैल्यू आपने पढ़ा है फॉरफीचर की एंट्री में, याद है? ध्यान दीजिए, मैंने जब आपको फॉरफीचर एंट्री बताई थी तो मैंने ये बताया था कि शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू डालते हैं। इसका मतलब जितने शेयर फॉरफीट कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू, जितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू में कॉल्ड अप वैल्यू, ये आप करते थे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपके क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि जो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू है वही आपकी पेड अप वैल्यू, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहता हूं इफ फुली पेड अप इज गिवन, अगर आपके क्वेश्चन में यह बात लिखी हुई है कि जनाब फुली पेड अप है, फुली पेड अप इज गिवन, तो उस केस में क्या करना है, आपने अपनी फेस वैल्यू को ही पेड अप वैल्यू मान लेना है। आपने अपनी फेस वैल्यू को ही पेड अप वैल्यू मान लेना है। ये केस हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएशन अलग अलग प्रकार की आती है। तीसरी बात, इफ पेड अप वैल्यू इज गिवन, if paid up value is given then take such paid up value. If paid up value is given then take such paid up value. इसका मतलब अगर क्वेश्चन ने खुद ही आपको कोई पेड अप वैल्यू गिवन कर दी तो फिर आप उस केस में वही पेड अप वैल्यू लेके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। सो पहली एंट्री हमारी बनती है बैंक टू शेयर कैपिटल की, बैलेंसिंग फिगर ऊपर बचे शेयर फॉरफीचर, नीचे बचे तो एचपीआर, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड एंट्री हमारी यहां पे होगी वो होगी, जैसा कि मैंने आपको नोट्स में बताया, सेकंड एंट्री हमारी होगी इफ एनी गेन ऑन री इशू ऑफ forfeited shares arises. If any gain on reissue of forfeited share arises, then such gain is transferred to capital reserve account. Such gain is transferred to capital reserve account and entry हमारी होती है share forfeiture account debited to capital reserve account. ये एंट्री हमारी पास होती है। नरेशन हम लिख देंगे बी गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, राइट। लेकिन हाउ टू कैलकुलेट गेन, ये गेन निकालने का तरीका क्या है, इसकी अमाउंट आप कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के दो तरीके, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 1 तब अप्लाई होता है इफ forfeited shares is equal to reissued share। कहने का मतलब जितने शेयर आपने फॉरफिट करे उतने ही शेयर आपने रीइश्यू कर दिए,
या फिर ऐसे लिख सकते हैं ऑल फॉरफिटेड शेयर आर रीशूड। अगर आपने 100 शेयर फॉरफिट करे और 100 शेयर ही रीशू कर दिए तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? गेन इक्वल टू शेयर फॉरफिट क्रेडिट वैल्यू माइनस में शेयर फॉरफिट डेबिट वैल्यू। ये फॉर्मूला आप यूज करके चलोगे। एंड फॉर्मूला नंबर 2 होता है अगर आपके फॉरफिटेड शेयर ज्यादा है री इशूड शेयर से। फॉर्मूला नंबर 2 आपका ये है। ठीक है, इसका मतलब ऑल दी फॉरफिटेड शेयर आर नॉट रीशूड। मतलब आपने शेयर फॉरफिट करे 100, लेकिन जब रीशू करे तो सिर्फ करे 70 80, मतलब 100 से कम करे। उस केस में गेन कैसे निकलेगा? उस केस में गेन निकालने का तरीका है कि शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वैल्यू को लीजिए और डिवाइड करिए नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट से, मल्टीप्लाई करिए नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, जितने शेयर आपने कर दिए रीइशू। ऐसा करने से आपकी एक अमाउंट निकल के आएगी और उस अमाउंट से माइनस कर दीजिए शेयर फॉरफिट की डेबिट वैल्यू। यह आपका फॉर्मूला बनेगा अगर आपके सारे शेयर फॉरफिट नहीं हुए तो बात बड़ी सिंपल सी है कि हमें जो तीसरी एंट्री पास अपनी करनी होती है वो होती है गेन आया तो ये एंट्री हमें पास करके चलनी होगी। इस एंट्री में हम लोग अपनी गेन वाली अमाउंट डालते हैं क्योंकि ये गेन वाली आपकी अमाउंट है। और ये गेन वाली अमाउंट कैसे निकलती है? 2 प्रकार है फॉर्मूले के, फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2। ऑल्दो मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आपने जल्दी करने है इसलिए मैं पहले आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला 1 तब अप्लाई होता है जब आपके फॉरफिटेड शेयर इक्वल टू रीशूड शेयर है। जितने फॉरफिट करे उतने रीशू करे। फॉर्मूला नंबर 2 लगता है अगर फॉरफिट ज्यादा करे रीशू कम करे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला अपने पास है ये इसका फॉर्मूला है। इतनी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एग्जाम्पल जो वो दिखा रहा हूं और उस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट जो वो पढ़वा रहा हूं कि हम यहां पे करना क्या चाह रहे हैं, राइट। और उसके बेस पे एंट्री को हम लोग पास करते हुए चलेंगे। सपोज करिए यहां पे मैं फॉरफीचर भी बताऊंगा, रीइशू भी बताऊंगा और गेन निकालना भी सिखाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत आराम से सुनिएगा। एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 5, कॉल 3, 10 रुपए का शेयर है। प्रीमियम का यहां पे कोई फंडा ही नहीं है। मैंने कहा कि ये एक भाई साहब हैं जिनके पास 100 शेयर है। हमने इनके 100 शेयर फॉरफिट कर दिए। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। इसका मतलब क्या है? इन भाई साहब ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी, तो हमने इनके शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। एंड ऑल दीज फॉरफिटेड शेयर, कहता है सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड एट 8 रुपी पर शेयर। सारे के सारे शेयर हमने रीइशू कर दिए एट 8 रुपी पर शेयर, फुली पेड अप। इतना क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोल दिया जर्नलाइज करो। यह हमारा क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपने फॉरफीचर की एंट्री पहले से सीखी हुई है, तो पहले हम वही एंट्री करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री होती थी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। यही एंट्री आप पास करते थे। वैल्यू कैसे डालेंगे? तो भाई साहब ये देखो, इस आदमी पे हैं 100 शेयर, ठीक है जी। इस आदमी पे हैं 100 शेयर और इस आदमी ने अलॉटमेंट और कॉल पे नहीं करी, तो ऑब्वियस सी बात है इसके शेयर यहां फॉरफिट हुए होंगे। कहने का मतलब है इसके शेयर कॉल के बाद फॉरफिट हुए होंगे यहां पे, ठीक है। अगर इसके शेयर कॉल के बाद फॉरफिट हुए होंगे तो हमने अल्टीमेटली इससे कॉल तक का पूरा पैसा मांग लिया होगा। यानी कितना पैसा मांगा होगा? 2, 5, 7 और 3, 10, 10 के 10 रुपए मांग लिए। तो 100 शेयर पे 10 रुपए मांगे, यानी 1000 रुपए मांगे। जिसमें नालायक ने पैसा नहीं दिया, 3 और 5 8 रुपए नहीं दिए, तो इसने 100 शेयर पे 8 रुपए नहीं दिए, इसने 800 रुपए नहीं दिए। तो बैलेंसिंग फिगर कितने इसने दिए होंगे? 200 रुपए। और नरेशन हमारी बन जाएगी बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, है जी। ये बात आपने पहले से पढ़ी हुई है। अब आज आपने ये पढ़ा कि अगर आप शेयर रीइशू कर दो तो एंट्री क्या होती है। आपने पढ़ा बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर कैपिटल, सर ने ये एंट्री लिखवाई, जिसमें बैंक में मैंने आपको बताया था कि आप लिखोगे कितने शेयर रीशू करें, पूरे के पूरे शेयर रीशू कर रहे हैं। पढ़ो, ऑल दीज फॉरफिटेड शेयर, कह रहा है सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर आर रीशूड। तो भाई साहब 100 शेयर फॉरफिट हुए थे, मतलब 100 शेयर ही रीशू हो रहे हैं। तो सारे शेयर रीशू कर दिए, कितने रुपए पे? 8 रुपए पे। 100 शेयर पे 8 रुपए मिलेंगे, यानी 800 रुपए मिलेंगे, है कि नहीं? क्योंकि मैंने बताया था जितने शेयर रीशू हो उनको मल्टीप्लाई करते हैं इशू प्राइस से। इशू प्राइस कितना है? 8 रुपए। और शेयर कैपिटल में डालते हैं जितने शेयर रीशू हो रहे हैं इनटू पेड अप वैल्यू। क्या डालते हैं? पेड अप वैल्यू। आइए जरा रिवाइज करिए, मैंने पीछे आपको यही बात लिखवाई थी कि जितने शेयर रीशू हो रहे होते हैं इनटू पेड अप वैल्यू डालते हैं। चेक करिए, रीशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जिसमें शेयर कैपिटल के अंदर मैंने आपको लिखवाया है नंबर ऑफ शेयर रीशू इनटू पेड अप वैल्यू, और पेड अप वैल्यू के अंदर आपको 3 नोट मैंने लिखवाए थे। ठीक है जी, ये 3 नोट आपसे कुछ बातें कहते थे। क्या बात कहते थे वो समझिए। ये 3 नोट आपसे कहते थे कि जी अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब उसमें पेड अप वैल्यू नहीं दे रखी, तो जो कॉल्ड अप वैल्यू है वही पेड अप मान लो। फुली पेड अप गिवन है तो फेस वैल्यू को पेड अप मान लो, और पेड अप वैल्यू गिवन है तो वही पेड अप वैल्यू ले लो। हमारे क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या है। जब मैं अपने क्वेश्चन के अंदर जाके चेक करता हूं तो मैंने ये पाया कि यार मेरे क्वेश्चन के अंदर तो फुली पेड अप लिखा हुआ है, और फुली पेड अप के लिए सर ने आपसे ये कहा कि फेस वैल्यू को पेड अप वैल्यू मान लो। फेस वैल्यू क्या होती थी? कितने का शेयर है? कितने का शेयर है? 10 का। इसका मतलब 100 शेयर पे 10 रुपए की पेड अप वैल्यू मानी, यानी ये कितना आ गया? 1000 रुपए, है कि नहीं? अब बच्चा कह रहा है सर मान लीजिए हमें यहां पे 9 पेड अप दे दिया जाता, 11 पेड अप दे दिया जाता, 15 पेड अप दे दिया जाता, तो बेटा जितना पेड अप दे दिया जाता है मैं उतना पेड अप यहां मल्टीप्लाई करता। ठीक है, अगर मेरे को पेड अप वैल्यू यहां गिवन होती तो मैं उतना पेड अप यहां मल्टीप्लाई करता। लेकिन अगर मेरे को पेड अप वैल्यू गिवन नहीं है और मान लो फुली पेड अप भी गिवन नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन यहां तक खत्म हो जाता, ये क्वेश्चन बन जाता साइलेंट का। और साइलेंट केस में मैंने आपको बताया था कि जो आप कॉल्ड अप वैल्यू लेते हो, ध्यान दीजिए 10 रुपए आपकी कॉल्ड अप वैल्यू थी, क्योंकि 10 रुपए आपने मांगे थे यहां तक। आप इसी 10 रुपए वाली वैल्यू को 10 यहां पे लिख देते, आप ये अज्यूम करते कि वही कॉल्ड अप वैल्यू आपकी क्या है? पेड अप वैल्यू, राइट? अब हमने एंट्री पास करी तो मेरी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में बच रही है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 200 रुपए। नरेशन क्या आएगी जनाब? नरेशन आएगी बीइंग शेयर रीइशूड। ओके, और मैंने बताया था कि लास्ट एंट्री पास करते हैं, जो गेन होता है उसे कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने यहां पे गेन निकालने के लिए आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाए। कौन कौन से 2 फॉर्मूले पढ़ाए? पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये। और मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूला नंबर 1 है वो तब अप्लाई होता है, उन क्वेश्चन में अप्लाई होता है जहां पे जितने शेयर फॉरफिट हुए उतने ही शेयर रीइशू हो गए। और जी फॉर्मूला नंबर 2 वहां अप्लाई होता है जहां शेयर जितने फॉरफिट हुए उससे कम रीइशू हुए। हमारे क्वेश्चन में 100 शेयर फॉरफिट हुए और जी 100 शेयर ही रीइशू भी हो गए। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में फॉर्मूला 1 लगेगा। फॉर्मूला 1 में कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है? कहता था शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वैल्यू लो माइनस शेयर फॉरफिट की डेबिट वैल्यू करो। तो आइए जरा चेक करें, हमारा क्वेश्चन जितना हमने सॉल्व करा है उसमें शेयर फॉरफिट की जो क्रेडिट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 200, और जी शेयर फॉरफिट की डेबिट वैल्यू कितनी आ रही है? वो भी 200। इसका मतलब शेयर फॉरफिट की क्रेडिट वैल्यू 200 माइनस डेबिट वैल्यू 200, तो कैपिटल रिजर्व आपका कितना हो गया? 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें कोई गेन हो ही नहीं रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन में हमें कोई गेन नहीं हो रहा। बट अज्यूम करिए अगर मैंने यही शेयर 8 में नहीं 9 रुपए में रीइशू करे होते, तो मैं यहां पे 8 की जगह पे लेता 9, ये आता मेरा 900, और अल्टीमेटली ये मेरी बैलेंसिंग फिगर कितनी बन जाती? 100। ठीक है, अब सोचिए शेयर फॉरफिट क्रेडिट वैल्यू माइनस शेयर फॉरफिट डेबिट वैल्यू, तो 200 माइनस 100 अगर मैं करता तो मुझे 100 रुपए का कैपिटल रिजर्व यहां पे निकल के आ जाता, जो मेरा गेन होता। नरेशन क्या लिखते? बीइंग गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, राइट? अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया था वो सिर्फ इतना किया था, आप सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करते थे और मैं आपसे कहता था 6 लाइनें छोड़ के चलो। अब जो आप 6 लाइनें छोड़ के चलोगे उसमें आपने ये वाली एंट्रीज जो पास करनी है, ठीक है? लेकिन इतनी जल्दी नहीं, उससे पहले मैं आपको कुछ लॉजिक बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, आपने उसको भी समझना है। ये बात तो हो गई क्वेश्चन को करना कैसे है उसके लिए, लेकिन अभी मैं आपको कुछ लॉजिक, कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं। आइए जरा उसको भी देखें, ठीक है? देखें क्या होता है कि सपोज करिए एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 5 रुपए की, कॉल 3 रुपए की,
10 रुपए का आपका शेयर है, जो कि हम बोलते हैं फेस वैल्यू 10 रुपए की है, ठीक है। मैं कहता हूं एक भाई साहब है राम, जिनके पास 500 शेयर है। इन भाई साहब ने क्या करा, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी। तो कंपनी होने के नाते मैंने राम से कहा कि भाई तू अलॉटमेंट नहीं दे रहा यार, चल एक काम करियो, जब मैं तेरे से कॉल मांगूंगा तब एक साथ दे दियो। मैंने इससे कॉल मांगी, इसने कॉल भी नहीं दी। इसका मतलब अल्टीमेटली इसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दिए। ऐसा करने पे मैंने इसके शेयर फोरफीट कर दिए, क्योंकि अब मेरे सब्र का बांध जो है वो टूट गया। मैंने कहा यार तूने अलॉटमेंट नहीं दी, मैं तेरे को फिर मौका दिया, अब तूने ये भी नहीं दिया, तो मैं अब तेरे शेयर को जब्त कर रहा हूं, फोरफीट कर रहा हूं, ठीक है। अगली चीज, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कंपनी ने ये शेयर फोरफीट कर दिए 500 शेयर, और फिर इन्हीं शेयर को कंपनी ने रीइशू कर दिया। किसको रीइशू कर दिया? श्याम को, श्याम को, ठीक है। पहले मैं आपसे यहां पे चर्चा कर रहा हूं इस बात पे कि अगर कंपनी ने इसके 500 शेयर फोरफीट करे तो कंपनी ने क्या एंट्री करी होगी। भाई कंपनी ने एंट्री करी होगी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। कंपनी कहेगी भाई तेरे से हमने यहां से लेके यहां तक 10 रुपए पूरे मांगे, यानी हमने 500 पे 10 रुपए मांगे, 5,000 रुपए मांगे। तूने 5 और 3 8 रुपए नहीं दिए, मतलब तूने 500 पे 8 रुपए नहीं दिए, 4,000 नहीं दिए, तो बैलेंस तूने 1,000 रुपए हमें दिया होगा। इतने पार्ट की ये एंट्री कंपनी ने करी होगी। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी को जो ये शेयर कंपनी ने राम को दिए थे 500 शेयर, इन 500 शेयर पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ, तो आप क्या बोलोगे? सर सिर्फ 2 रुपए तो रिसीव हुए, बाकी 8 रुपए हमें नहीं मिले, है कि नहीं? 2 रुपए मिल गए, 8 रुपए हमें नहीं मिले। उसी तरह से मैंने एंट्री को यहां पे बस स्पेसिफाई कर दिया है। अब मैं आपसे ही कहता हूं, कंपनी इन शेयर को आगे शाम को रीइशू कर रही है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, क्या लगता है कंपनी जब ये शेयर शाम को इशू करेगी तो लमसम में करना पसंद करेगी या इंस्टॉलमेंट में करना पसंद करेगी? सोच के जवाब देना। कंपनी जब इन शेयर को आगे रीइशू करेगी तो क्या लमसम में करेगी, इंस्टॉलमेंट में करेगी? लमसम का मतलब क्या है? कंपनी जब इन शेयर को आगे रीइशू कर रही है तो क्या कंपनी 10 के 10 रुपए एक साथ मांगेगी या कंपनी 10 रुपए को फिर टुकड़ों में मांगेगी? आंसर है कंपनी इन शेयर को कोशिश करेगी कि लमसम में इशू करे। उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है वो समझे। तो कि कंपनी के साथ पहले ऐसा हो चुका है कि जब उसने इंस्टॉलमेंट में ये शेयर इशू किए थे तो राम नाम के आदमी ने उनको ये दोनों अमाउंट नहीं दी थी। अब कंपनी ने एक बार धोखा खाया हुआ है, तो कंपनी अगली बार कोशिश ये करेगी कि जब वो शाम को शेयर रीइशू करेगी तो वो शाम के सामने कंडीशन लगा देगी कि भाई देख ऐसा है, हम तेरे को आगे ये शेयर रीइशू कर रहे हैं, हमारा शेयर 10 रुपए का है, हम तेरे को आगे शेयर रीइशू कर रहे हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है तू 10 रुपए पूरे एक साथ देगा। क्यों? ताकि कंपनी ये सोच रही है कि जैसे पहले उस आदमी ने पैसे दिए थे, हो सकता है ये आदमी भी पैसे ना दे दे, इसलिए कंपनी की कोशिश तो रहेगी लमसम में इशू करने की। अब आप मुझे बताओ, लमसम में इशू करने की आपको मैंने एंट्री पढ़ाई थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री मैंने आपको पढ़ाई थी। इस एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट और डेबिट कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली एंट्री रीइशू की बनी क्या? सोचो क्या एंट्री बनी? बैंक टू शेयर कैपिटल। और याद करो मैंने पीछे आपको यही एंट्री बताई थी कि जब शेयर रीइशू होते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? हम एंट्री पास करते हैं बैंक टू शेयर कैपिटल। तो आधे बच्चों का सवाल तो ये होता है, सर आपने रीइशू में बैंक टू शेयर कैपिटल क्यों लिखा? उसका कारण था ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अगली चीज, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सपोज करिए मैंने शाम को ये शेयर रीइशू कर दिए 9 रुपए में, तो जी एंट्री क्या होगी? 500 शेयर है, मैं 9 रुपए में रीइशू कर रहा हूं, तो मुझे पैसे मिले 4500, और शेयर कैपिटल में डालते हैं 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। सवाल यह है कि इस क्वेश्चन में मुझे पेड अप वैल्यू कहीं भी मेंशन नहीं है, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि जो मेरी ये कॉल्ड अप वैल्यू है वही मेरी ये पेड अप वैल्यू होगी, यानी कि ये 5000 यहां आ गया। ऐसा करने से मेरा शेयर फोरफीचर डेबिट में जाके बच जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 500 रुपए, जो मैंने आपको अभी सिखाया, ठीक है। अब यहां पे बच्चे का क्वेश्चन नंबर 2 आता है। आराम से मेरे कंसेप्ट को समझते हुए चलना, सर क्या बता रहे हैं। बच्चा कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सर आपने बताया था शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। बच्चा कह रहा है सर आपने बताया था कि शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, शेयर को
हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो आपने यहां पे 10 वाला शेयर शाम को 9 रुपए में कैसे दे दिया? बच्चे का सवाल है ये। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जवाब को बहुत ध्यान समझिएगा। आंसर है कि कंपनी यहां पे डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं रही। कैसे नहीं कर रही वो समझो। देखो जी, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, कॉल 3, 10 रुपए का शेयर था। राम ने 2 रुपए दे दिए थे, ये नहीं दिए थे। अगर मैं आपसे पूछूं राम ने एक शेयर पे कितने रुपए दिए? 2 रुपए दिए, ठीक है। अब कंपनी इन शेयर को आगे रीइशू कर रही है 9 रुपए में। अबे तो अल्टीमेटली कंपनी को तो 11 रुपए मिल गए ना, डिस्काउंट तो हुआ ही नहीं। भाई मैंने आपसे ये कहा था कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, लेकिन ये कंपनी इस शेयर को 9 रुपए में क्यों इशू कर रही है? क्योंकि वो ये बात जानती है कि हमें पहले ही 2 रुपए मिल चुके हैं। अगर पहले ही उसको 2 रुपए मिल चुके हैं और अब वो 9 रुपए में इशू कर भी देगी तो उसमें भी तो कंपनी का फायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली 11 रुपए तो उसको मिल ही रहे हैं, है कि नहीं? एक बच्चा कहता है कि सर आप मुझे ये बताइए, अगर कंपनी शेयर रीइशू कर रही होती 4 रुपए में तो क्या ये पॉसिबल होता? अब आप सोचो, 2 रुपए मुझे मिल चुके हैं, मैं 4 रुपए में रीइशू कर रहा हूं तो मुझे मिलेंगे कितने? 6 रुपए। 10 वाले शेयर पे अगर मैं 6 रुपए रिसीव कर रहा हूं तो ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पे कहने में यह आ जाएगा कि मैंने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर दिए। बात समझ में आई? आपको यह बात समझनी जरूरी है कि कंपनी यहां पे जो शेयर का प्राइस कम कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पहले भी कुछ मिल चुका है, और अगर अब वो 1-2 रुपए कम में भी बेचेगी तब भी उसका फायदा ही है। हरी बात समझ में? अगली चीज, बच्चा सवाल पूछता है, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चा कहता है सर गेन कहां से हो रहा है? हमें तो गेन समझ में नहीं आ रहा, गेन कहां से हो रहा है? तो मैं आपको बता रहा हूं गेन कहां से हो रहा है, उसको समझिए। देखिए, हमारी 4 फीचर की एंट्री है ये, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये आपकी पेड अप वैल्यू है, मतलब हमारे शेयर पे हमें इतना पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है? 1000 रुपए हमें मिला है। फिर जब मैंने इन शेयर को रीइशू कर दिया, मैंने इन शेयर को जब रीइशू कर दिया तो मैंने बैंक में कितने रुपए रिसीव करे? 4500। अल्टीमेटली मैंने इन शेयर पे कितने रुपए रिसीव कर लिए? 5500 रुपए रिसीव कर लिए। लेकिन कायदे से ये शेयर थे कितने? 500। और भाई साहब ये शेयर 10 रुपए के थे, मतलब कि ये शेयर थे कितने के? 5000 के। भाई 5000 के शेयर पे अगर मैं 5500 रुपए रिसीव कर चुका हूं तो मेरा 500 रुपए का गेन ही तो हुआ। ये मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, है कि नहीं? मैंने आपसे ये कहा है कि भाइयों आपने 4 फीचर के टाइम पे 1000 रुपए रिसीव करे, रीइशू के टाइम पे 4500 रुपए रिसीव करे। दोबारा सुनिए, मैंने आपसे कहा 4 फीचर के टाइम पे 1000 रुपए मिले, रीइशू के टाइम पे 4500 रुपए मिले, तो टोटल कितने मिले? 5500। और टोटल मिलने चाहिए कितने थे वो देखिए, टोटल मिलने चाहिए कितने थे? ये वैल्यू 5000 रुपए मिलने थे। यार 5500 मिल गए हैं, मिलने चाहिए थे 5000, तो अल्टीमेटली 500 रुपए का हो गया गेन। ये मैंने लॉजिक से निकाला। और मैंने आपको बताया था जो गेन आता है उस गेन को हम डाल देते हैं कैपिटल रिजर्व में। और गेन निकालने का मैंने आपको तरीका क्या बताया? इस क्वेश्चन में 500 शेयर फोरफिट हो रहे हैं और 500 ही रीइशू हो रहे हैं, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। और फॉर्मूला नंबर 1 था शेयर फोरफिट की क्रेडिट वाली वैल्यू लो, उसमें से माइनस करो शेयर फोरफिट की डेबिट वाली वैल्यू। क्रेडिट वाली वैल्यू कितनी है? 1000। डेबिट वाली वैल्यू कितनी है? 500। तो 1000 माइनस 500 तब भी गेन कितना आता? 500। आई बात समझ में? अल्टीमेटली आप अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले से करो या लॉजिक से करो, आंसर दोनों से सेम आना है। कंसेप्ट ये है कि फॉर्मूला आपको इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन कई सारे करने हैं, इसलिए आप सीधा अपना कंसेप्ट लगाएं और कंसेप्ट के बेस पे अपने आंसर को निकालें। राइट? लॉजिक आपको खाली ऐसे पता होना चाहिए कि सर ने बताया 4 फीचर पे इतने रुपए रिसीव हुए, रीइशू पे इतने रिसीव हुए, टोटल इतने रिसीव हुए, होने कितने चाहिए थे? 5000। तो अल्टीमेटली जो गेन आ गया वो कितना आ गया? 500। ओके, क्लियर है? इस तरीके से मुझे अपने क्वेश्चंस को यहां पे करते हुए चलना है। राइट? ये थी हमारी बात कंसेप्ट की। अगली चीज, यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और पढ़ाऊंगा, वो भी देखेंगे। सपोज करिए एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 और कॉल 3, 10 रुपए का शेयर है। ठीक है? एक आदमी है जिसने एप्लीकेशन दे दिया
अलॉटमेंट दे दिया, कॉल नहीं दिया। ओके, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे क्या क्या चीजें पूछ रहा हूं। पहली चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस 10 रुपए के शेयर पे कंपनी ने कितने रुपए रिसीव करे? कितने रिसीव करे होंगे? 7। समझ में आ रहा है 7 रुपए कैसे रिसीव करे? 3 एप्लीकेशन के 4 अलॉटमेंट के, राइट। अगली बात, मैं कहता हूं कंपनी ये शेयर रीइश्यू करना चाहती है, तो आप मुझे बताइए कंपनी मिनिमम कितने रुपए में रीइश्यू करे? मतलब मिनिमम री इशू प्राइस कंपनी कितना रखे? ध्यान सुनना, इस शेयर पे हमें कितने रुपए मिल चुके हैं? 7 रुपए। अब मैं कह रहा हूं कंपनी ये शेयर रीइश्यू करना चाहती है, मतलब कंपनी ये शेयर मार्केट में किसी और को बेचना चाहती है। तो आप मुझे बताइए कंपनी इस शेयर को कम से कम कितने में बेचना चाहेगी? सोचो, कंपनी ने इस शेयर पे कमाने कितने थे? 10 रुपए। कंपनी को 7 मिल चुके हैं, तो भैया अल्टीमेटली कंपनी जब इसको आगे रीइश्यू करना चाहेगी तो 3 रुपए में करना चाहेगी कम से कम। क्यों? क्योंकि कंपनी ये सोच रही है कि 7 पहले मिल चुके, 3 अगर अभी मिल जाएंगे तो टोटल मैंने दोबारा कितने कमा लिए? 10। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 4 में इशू नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा 5 में इशू नहीं कर सकते, 6 में इशू नहीं कर सकते, भाई बिल्कुल कर सकते हो। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि कम से कम कितने में इशू करना चाहेगी? तो कम से कम वो कितने में इशू करना चाहेगी? 3 रुपए में। रीजन वो ये, क्योंकि 7 उसको पहले मिल चुका है, अगर वो 3 में बेच देगी तो 10 रुपए कंपनी कमा लेगी, राइट। इतनी सी बात से एक फंडा बना। क्या फंडा बना वो बात समझिए। उस बात को मैं यहां पे लिखूंगा और वो ये है, मैक्सिमम डिस्काउंट एट री इशू इज इक्वल टू अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है आपको पहली बारी के अंदर समझ में ना आए, बट फिर भी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा मैंने क्या लिखा है। कहता है रीइश्यू के टाइम पे जो आप सामने वाले बंदे को डिस्काउंट देते हो, वो मैक्सिमम डिस्काउंट सिर्फ उतना हो सकता है जितना पैसा मुझे शेयर्स पे मैंने फोरफिट करा। शेयर पे जो पैसा मैं फोरफिट करता हूं, बार बार बता रहा हूं, वो आपके लिए क्या होता है? वो आपके लिए वो पैसा होता है जो आपको मिल चुका है। अब आप मेरे क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा? हमें कितने रुपए मिल चुके हैं? 7 रुपए, ठीक है। तो ये मेरी अमाउंट फोरफिटेड होगी। भाई जितना पैसा मुझे मिलता है उतना ही तो जब्त होगा, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर अपनी फोरफीचर की एंट्री पास करता तो क्या बनती? शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। क्या एंट्री बनती कि यार 10 रुपए मांगे, 3 नहीं आए, 7 आए, यही तो एंट्री होती। तो 7 रुपए मेरी अमाउंट फोरफिटेड है एक प्रकार से। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आगे ये शेयर किसी को रीइश्यू कर रहा हूं 10 रुपए वाला, तो भाई मैं उसे मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकता हूं जितना मुझे मिला है। यानी मैं अल्टीमेटली रीइश्यू सिर्फ कितने में कर सकता हूं? 3 में, है कि नहीं? आप लॉजिक देखिए, आपको जो पैसा मिल गया होगा आप मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही तो दे पाओगे। इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हो जितना पैसा आपने फोरफिट करा। फोरफिट 7 करा तो मैक्सिमम डिस्काउंट 7 देके 3 में रीइश्यू कर सकते हो, राइट। मान लो कोई आदमी 9 रुपए डिस्काउंट देने की बात कर रहा है, अगर उसने 10 वाले शेयर पे 9 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो वो बेच कितने में रहा है? 1 रुपए में। आप सोचो, आपको 7 रुपए पहले मिल गए हैं, अब 1 रुपए आप बाद में कमाने की बात कर रहे हो, तो आपने 10 तो कभी कमाए नहीं ना। तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कोई आदमी आपसे कहे कि भाई आप मुझे ये बताओ कि आप इस केस में सामने वाले बंदे को जब शेयर रीइश्यू करोगे तो उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? आप जवाब के अंदर लिखेंगे कि भाई हमें 7 रुपए मिल चुके हैं तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपए ही दे सकते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे मिनिमम रीइश्यू प्राइस बताओ, तो आप सीधी सी बात है कहोगे भाई 10 का शेयर 7 में डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकता हूं, तो कम से कम मैं उसे कितने बेच सकता हूं? 3 रुपए में, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने ये 10 वाला जो शेयर है इस पे डिस्काउंट दे दिया 4 रुपए का और बेचा इसको 6 रुपए में। मैंने आपसे कहा था आप सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डिस्काउंट है 7 रुपए का दे सकते हो, क्योंकि उतना ही पैसा आपको मिला है, ठीक है। अब लॉजिक सोचिए, आपको पहले पैसे कितने मिल चुके हैं? 7। ये फोरफीचर पे 7 रुपए मिल चुके। 6 रुपए में आप बेचने की बात कर रहे हो, तो 7 और 6 कितने हो गए? 13। शेयर कितने का था? 10 का। तो यहां पे ये जो 3 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये आपका हो गया गेन। आई बात समझ में? इसका मतलब ये होता है कि आप चाहें
तो अपने शेयर को रीइश्यू कर सकते हैं कम दाम में, लेकिन कम दाम आप उतना ही ले सकते हैं भाई जितना पहले आपको मिल चुका हो, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि अपनी जेब से नुकसान बियर करके आप सस्ते दाम में जाके जो है शेयर बेचना चालू कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो समरी ये बनती है कि मान लीजिए एक शेयर हुआ, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 1, कॉल 4, 10 रुपए का शेयर है। इसमें एक आदमी ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताइए, कंपनी जब इन शेयर को रीइश्यू करती है या करना चाहती है तो कंपनी इन शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? तो आप हिसाब लगाएंगे, आप कहेंगे अच्छा इस आदमी ने 5 रुपए दिए होंगे, तो अगर मैं अपना 10 वाले शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट की बात करूं तो वो मैं यही 5 रुपए दे सकता हूं। यानी कि जितना पैसा मुझे मिल गया होता है मैं उतना पैसा ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं। मैं इससे ज्यादा डिस्काउंट दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात, कम से कम इस शेयर को कितने में रीइश्यू करना चाहोगे? जवाब बड़ा सीधा सा है, 5 रुपए मिल चुके हैं, 10 कमाने के लिए कम से कम कितने में रीइश्यू करना चाहिए? 5 में, है कि नहीं? पर आपसे कोई पूछे क्या आप 4 में रीइश्यू कर सकते हो, तो जी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 5 पहले मिल चुके हैं, अगर 4 में रीइश्यू कर भी देंगे तो टोटल कितना कमाया? 9 रुपए। अब 10 वाले शेयर पे 9 रुपए कमाओगे तो वो बात समझ में नहीं आती। पर मैं आपसे कहूं कि आपने इसमें 5 में ना रीइश्यू करके आपने इसको 8 में रीइश्यू कर दिया, तो 5 रुपए आपने पहले जो है वो कमा रखे, 8 रुपए आपने अब कमा लिए। कितने कमा लिए? 13। शेयर था 10 का, तो अल्टीमेटली 3 रुपए आपके क्या बन जाएंगे? क्लियर है? इस तरीके से आपने अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करते हुए चलना है, राइट? सो दो जो इंपॉर्टेंट बातें हमने यहां पे पढ़ी हैं वो ये पढ़ी है। पहली चीज, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन शेयर रीइश्यू इज इक्वल टू अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स। जितना पैसा आपने जब्त करा डिस्काउंट सिर्फ उतना ही दे सकते हो, उससे ज्यादा दोगे तो अपनी जेब से भर के दोगे, ठीक है। दूसरी चीज, मिनिमम रीइश्यू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस में मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर्मूले बनने का कोई मतलब नहीं है, आप लॉजिक से भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले खाली इसलिए बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन करने में इजी रहे, ठीक है। अब भैया 10 रुपए का शेयर है, उस पर आपको 4 रुपए मिल चुके हैं, 6 नहीं मिले। 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए मिल चुके हैं, 6 रुपए नहीं मिले। मैंने कहा जी मुझे बता दो मिनिमम प्राइस कितने में रीइश्यू करूं। आप कहोगे सर जी 4 मिल चुके हैं, तो 10 कमाने के लिए कम से कम कितने में रीइश्यू करोगे? 6 रुपए में। मतलब आंसर जो 6 है। लेकिन ये 6 निकालने का तरीका क्या हुआ? फेस वैल्यू 10, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? जितना मिला उतना ही तो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, मतलब 4। तो 10 - 4 करके तब भी 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले इररिलेवेंट है, इनका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपको बस लॉजिक बिल्डअप करने में अपना यहाँ पे योगदान मिले, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अपना जो आपको और दिखा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताऊंगा कि फॉर्मूला नंबर 2 कैसे अप्लाई होता है, तो उसे भी एक बार आप देख के चलेंगे। आइए जरा उसे भी समझते हैं। अब की बार क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है। अब की बार क्वेश्चन के अंदर आपसे कहता है कि जी एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट 7 है इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, 12 रुपए का शेयर बना, तो कॉल अल्टीमेटली 5 रुपए की हो गई बैलेंस, ठीक है। कहता है जी एक आदमी है जिसके पास 1000 शेयर है, इसका नाम है एक्स। एक्स ने फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, मतलब कि इसने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी, एंड शेयर फोरफिटेड, और हमने इसके शेयर क्या कर लिए? फोरफिट कर लिए। पहले यहीं तक करते हैं। अगर मैं फोरफीचर की एंट्री पास करूं तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। जाहिर सी बात है अगर इस आदमी ने अलॉटमेंट पे नहीं करी तो इसने प्रीमियम भी पे नहीं करा होगा। प्रीमियम पे नहीं करा तो एसपीआर को कर देना चाहिए डेबिट। अमाउंट कैसे डालेंगे? इसके शेयर कॉल के बाद फोरफिट हो रहे हैं, मतलब यहां फोरफिट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसने रुपया जब हमने इससे मांगा होगा, कितना मांगा होगा? हमने इससे पूरे के पूरे रुपए मांगे होंगे, यानी कि 12 रुपए।
पर शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता, तो 12 में 2 का प्रीमियम है। इसका मतलब हमने इस पे 1000 शेयर पे 10 रुपए मांगे होंगे, यानी कितने, 10,000 रुपए। इसने कितना रुपया नहीं दिया, इसने 5 और 7 12 रुपए नहीं दिए, मतलब इसने 1000 पे 12 रुपए हमें नहीं दिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसने कितने रुपए नहीं दिए, 12,000 रुपए नहीं दिए। ओके, तो ये अपने पास जो है वैल्यू आ जाएगी। और अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि सर कॉल जो अपने पास है वो 3 रुपए की होगी, ये लो 3 रुपए की, तो 7 और 3 10, ये 10 रुपए बन गए। ठीक है, ये 10,000 रुपए अपने पास जो है वो हो गया। ठीक है, एसपीआर में हम डालते हैं जो प्रीमियम हमें नहीं मिला, तो 1000 शेयर पे 2 का प्रीमियम हमें नहीं मिला, यानी 2,000 रुपए नहीं मिले, तो 12,000 माइनस 10,000, 2,000 बैलेंसिंग फिगर आ गई शेयर फोरफीचर की। ओके, अब अगर मैं आपसे कह दूं आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स ओनली 600 शेयर रीइशूड टू वाई, 600 शेयर हमने रीइशू कर दिए वाई को फॉर ₹9 पर शेयर एट ₹11 पेड अप, फॉर ₹9 पर शेयर एट ₹11 पेड अप। तो रीइशू की एंट्री आपको सिखाई थी, बैंक टू शेयर कैपिटल। अब की बार हम 600 शेयर रीइशू कर रहे हैं, तो 600 शेयर कितने में रीइशू कर रहे हैं, 9 रुपए में, 6 9 जा 54, तो 5400 यहां पे आएगा। एंड शेयर कैपिटल के अंदर वैल्यू आएगी अपने पास 600 इंटू पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू उसने 11 पेड अप बता रखा है, तो यहां पे लेंगे 6600। मैंने बताया था अगर पेड अप वैल्यू नहीं गिवन होती तो जो कॉल्ड अप है वही पेड अप ले लेते। पेड अप वैल्यू गिवन है तो वही पेड अप ले लेंगे। फुली पेड अप दे दिया होता तो जो शेयर की फेस वैल्यू होती वो लेते। इस क्वेश्चन में शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की है, क्योंकि 2 का तो प्रीमियम है ना। 10 वाला शेयर आप 12 में बेच रहे हो, 12 इज आवर इशू प्राइस। अगर क्वेश्चन में फुली पेड अप बोला होता तो मैं 10 रुपए लेके यहां पे चलता। अब बैलेंसिंग फिगर की अगर मैं बात करूं तो बैलेंसिंग फिगर मेरे पे शेयर फोरफीचर यहां पे निकल के आ गई 1200 रुपए, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई। लास्ट एंट्री होती है गेन ट्रांसफर करने की, वो होगी शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। और प्रॉब्लम ये है शेयर फोरफिट हुए हैं 1000, शेयर रीइशू हुए हैं 600, मतलब कि फॉर्मूला नंबर 2 लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला नंबर 2 था शेयर फोरफिट की क्रेडिट वैल्यू लीजिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिट, कितने शेयर फोरफिट करें 1000, इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशू यानी कि 600, ये करिए। ऐसा करने से एक अमाउंट आएगी और उसमें से माइनस करेंगे शेयर फोरफिट की डेबिट वैल्यू। डेबिट वैल्यू कितनी है 1200, ऐसे। तो जी शेयर फोरफिट क्रेडिट लीजिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइशू माइनस शेयर फोरफिट डेबिट। ऐसा अगर हम कर दें तो ये अपने पास आ गया 1200, और 1200 में से अगर 1200 वाली वैल्यू अपनी कैंसिल आउट हो गई तो गेन कितना निकल के आया 0। किसी क्वेश्चन में अगर आपका गेन 0 निकल के आ जाता है तो एंट्री पास करने की बजाय आप एंट्री पास मत करना और नीचे नोट में डाल के लिख देना कि इस क्वेश्चन में गेन 0 आ रहा है, हेंस नो एंट्री फॉर गेन ट्रांसफर विल बी पास्ड। राइट, इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को करना है। अभी तक आप जो क्वेश्चन करते थे उसमें सिर्फ फोरफीचर की एंट्री करते थे, अब आपने रीइशू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री जो वो पास कर दी है। ओके, इस तरीके से आप जो अपने क्वेश्चन को है वो करते हुए चलेंगे। एक बात और जो यहाँ पे हम कंक्लूड करने से पहले जो उसको बता दूं, कभी कभार ऐसा लिखा होता है कंपनी रीइशू ओनली 600 शेयर्स, ठीक है, आगे लिख दिया होता है सिर्फ ₹9 नहीं, या ये लिखा है 2Y, हमने 600 शेयर Y को बेचे एट ₹9 उन्होंने नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया फॉर अ सम ऑफ 5400। इसका मतलब है कंपनी ने 600 शेयर 5400 में बेच दिए। ये जो सम वाली वैल्यू होती है, ये सम वाली वैल्यू आपकी बैंक में ही जाती है। मतलब कंपनी ने 600 में 9 मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आपको 5400 वाली वैल्यू दे रखी है, तो सीधा 5400 यहां डाल देंगे। बाकी जो पेड अप वाली वैल्यू है वो हमारी शेयर कैपिटल में आती है, तो बैलेंस शेयर फोरफीचर में आ जाएगा। राइट, इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को करना है। अब आप अपने जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें बची हुई दोनों एंट्री पास करेंगे और जो गेन ऑन कैपिटल रिजर्व होता है उसको निकालना स्टार्ट करेंगे। राइट, उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक जो समझ में आ गया होगा। अब आप इसके रिगार्ड्स में अपने क्वेश्चन करिए, जितने डाउट्स हैं वो मार्क करेंगे और वो मेरे से आप नेक्स्ट क्लास के अंदर जो वो पूछते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।